Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and I am Sayyida Kamal Fatma, your biology tutor. आज हम इस चैप्टर के अख्ताम पे पहुंच गए हैं बायोडाइवर्सिटी के। आज इसका 6th लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस ने बताया था इसके बारे में। और आपने इसमें इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, वो जो सारा प्रोसेस है ना कि इनको किस तरह से इटैलिसाइज्ड करके लिखते हैं, पहले जीनस लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लिखते हैं स्पीशी लिखते हैं, जो सारा वो जो मेथड है ना वो नहीं आपने प्रिपेयर करना, वो नहीं पूछा जाता एमसीक्यूज़ में। जो ये सारी बातें हैं ना, ये वाली और ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वैसे पूछे नहीं जाते। जैसे कि मतलब यहाँ कहा हुआ है कि या तो इटैलिसाइज्ड में लिखें अगर प्रिंटेड उसमें हैं, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, और हैंड रिटन लिखना है तो अंडरलाइन करें। इसके बाद जो है ना फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होगा, यानी कि जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज्ड करेंगे सेकंड। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह रोज़ा इंडिका है तो आर जो है ये जीनस है ना, रोज़ा जो है वो जीनस है, तो इसको हम आर भी लिख सकते हैं जस्ट एब्रीवेट करने के लिए, एब्रीवेशन के उसमें। इसके बाद जो मैग्नीफिरा इंडिका के बाद जो एल आ रहा है ये उस साइंटिस्ट का नेम है। ये बस मतलब नॉर्मल सी बातें हैं। आपने जो याद रखना है वो इन के कॉमन जो ये जो नेम्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, इनके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। जिस तरह कि ऑनियन का है एलन सीपा, मैंगो का है मैग्नीफिरा इंडिका, फिर एल जो है ये उसके साइंटिस्ट को जिसने उसे एक्सप्लोर किया था उसके बारे में है लिनियस, और नीम प्लांट जो है वो है एज अ डायरेक्टर इंडिका। फ्रॉग राना टिग्रीना, कैट फेलिस कैटिस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये तो आपकी बुक में मेंशन थे। और इसके अलावा जो है ना ये लिखा हुआ है कि यूज़ इंटरनेट टू सर्च साइंटिफिक नेम्स ऑफ पोटैटो, मटर, चाइना रोज़ एंड डॉग। तो ये मैंने निकाले, में आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, नेट से सर्च नहीं करना पड़ेगा, और मैं भी शायद आपको आते भी हूँ। पोटैटो जो है वो सैलिडम ट्यूबिरोसम, पी पाइसम सेटिवम, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद है चाइना रोज़, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस एंड डॉग कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये आते हैं और पूछे जाते हैं, ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये नया टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा इसके बाद चैप्टर का। उसमें ये बताया हुआ है कि क्यों कंजर्व करना चाहिए। वैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के हवाले से कुरान मजीद में भी हुक्म है, और जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान आ रहा था तो उनको हुक्म हुआ था कि आप हर एक स्पीशी के जो एनिमल्स हैं, हर एक स्पीशी जो है ना उसके जोड़े जोड़े जो है ना आप अपनी उस कश्ती में रखें, और ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके। ठीक है ना, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कुरान मजीद में। तो पाकिस्तान जो है क्योंकि इसका जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है और सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का उसमें हर तरह के वो हैं, यानी कि पहाड़ हैं, डेजर्ट्स हैं, और समंदर भी अटैच होता है, इसी तरह मैदानी इलाके भी हैं। तो जो डिफरेंट फाना और फ्लोरा है, फाना कहते हैं एनिमल को और फ्लोरा कहते हैं प्लांट को, तो डिफरेंट फाना और फ्लोरा जो है ना वो उनकी बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना वो बढ़ती है, और बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के जो है ना एनिमल्स वो रह सकते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है कंजर्व करने के? ताकि नेचर स्टेबल रह सके, बायोलॉजिकल रिसोर्स हमें हासिल हो सके, इंसान का ही फ़ायदा है, टू मेंटेन फूड चेन एंड इकोसिस्टम, ये इसके रीज़न्स हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के हवाले से, यानी ये ओवरऑल है, ओवरऑल ये वाला जस्ट पाकिस्तान के हवाले से। इसमें जो है ना एक आर्टिकल का जिक्र किया हुआ है, 2009 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो था बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, उसके की इश्यूज़ के बारे में, ये उसका टाइटल था उस आर्टिकल का, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से जो है ना बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व नहीं हो पा रही। उसके बाद स्लो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि स्लो जो है गवर्नेंस है, काम सही तरह नहीं होता, और लैक ऑफ फंडिंग है। इसके बाद प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें आ जाती है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड ओवर हंटिंग। इन सब की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट है।
इन सब के नेम्स आपको याद होने चाहिए और ये पूछे जाते हैं। एक आध सवाल तो आ ही जाता है इनमें से कि पाकिस्तान में मौजूद एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताएं या उनका कोई ना कोई नेम होता है तो ये पूछे जाते हैं। इसमें है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ग्रीन सी टर्टल, मार्को पोलो शीप, इंडस रिवर डॉल्फिन, यूरोपियन ऑटर, एशियन ब्लैक बेयर, सिंध आइबेक्स मारखोर, स्लो लीपर्ड एंड बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमाउस। इसके बाद जो है ना आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपके साथ इसके मतलब 5 लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड वन था लेक्चर टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड फोर्थ वन वाज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और फिर हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। और ये जो सारे हैं ना ये डिस्कस हुए थे टॉपिक्स। इसमें से जो मैंने अब तक मेंशन नहीं किया वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगी वो मैं एफएससी की बुक से लेक्चर बनाऊंगी। उसमें से ए सेलुलर लाइफ है जो चैप्टर है ना, उसमें से वो सारा वायरस के ऊपर ही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक इस पैराग्राफ को छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट मैंने स्टार्ट ही वही चैप्टर कराना तो मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी। जो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की थी वो ये फ्लोशीट डायग्राम थी, टेबल थी, जिसमें ना मैंने सेल वॉल वगैरह को तो डिस्कस किया था, जस्ट मैंने ये नहीं डिस्कस किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने एक ना वो बनाई थी, एक ऐसी टेबल बनाई थी लेक्चर्स में के दौरान ही, जिसमें मैंने ना इन सब की जो डिटेल है ना वो मेंशन की हुई थी। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा ना और बातें भी मेंशन हुई हुई हैं। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप वैसे आपको ये आता होगा सेल वॉल किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ प्रेजेंट नहीं होती, तो ये सारी आम सी बातें, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से ये नेम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन हैं, और इसके बाद ये 1.5 मिलियन स्पीशीज़ वाली ये वाली बात अहम है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो ये टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो था ना इसमें इतना ज़्यादा, इसमें एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो था ना अहम नहीं था, इतना ज़्यादा इतनी बातें नहीं थी जो पूछी जा सके। ये वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसमें जैसे कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और ओवर हंटिंग है। और इनकी वजह से क्या होता है कि अर्बनाइजेशन जो है ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द नीड ऑफ बिल्डिंग्स। ज़्यादा लोग हैं तो फिर ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको ज़रूरत है कि वो बिल्डिंग्स बनाए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल एरोजन होती है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय होती है और लो रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज होता है। जिस तरह कहते हैं ना बारिशों की कमी हो रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं आजकल, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ओवर हंटिंग की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होती है। ठीक है ना, तो किली करें तो फ़ायदा क्या। तो ये सारी चीज़ें जो मिल कर ना ये बना देती हैं, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती हैं। ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना इन्होंने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया, और ये है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिसके नेम्स यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, ये सारे नेम्स और ये पिक्चर के साथ है। ठीक है ना, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने जो है ना इनके वो याद रखना है कि 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम ये किस किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना, वो बात बड़ी अहम है। वैसे यहाँ पर मैंशन भी हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि अर्नस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम, कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम सिस्टम, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम। अच्छा, कैरोलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्सोनोमी है। ठीक है ना, ये सारी ये वाली समरी तो आपको वैसे आनी चाहिए। ये वाली जो बातें हैं बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये देखिए वही बात आ गई, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू, वीक गवर्नेंस जो है ना, ये सब मिलके आर द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कुछ एमसीक्यूज इधर दिए मैं, आपने वो भी देख लेने हैं, और कुछ जो होंगे एमसीक्यूज वो इंशाल्लाह टेस्ट में आपसे लिए जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा ना जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं इस तरीके से पढ़ाया था, ताकि ना एक दफ़ा बेस बन जाए, फिर आपको ना रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आई होप आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये नेम्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।